नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियां और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको हम लोग यहाँ मानचित्र के द्वारा देखेंगे। और जो भी आपको एग्ज़ाम में जितने भी मिट्टियाँ हैं भारत में उसके जो फैक्ट है यहाँ पे आपको सारा दिया हुआ है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। और इससे पहले आपको 21 चैप्टर आपका भारत का भूगोल का मानचित्र के द्वारा कराया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं दोस्तों, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा भारत की जो मिट्टी है इसको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8 वर्गों में। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और इन्हीं मिट्टी को हम लोग यहाँ पे मानचित्र के द्वारा सभी मिट्टी को अलग अलग देखेंगे और उससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 को जो 8 मिट्टियाँ हैं वो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। सबसे पहले देखिए ये काप या जलोढ़ मिट्टी, इसी को काप भी मिट्टी भी कहा जाता है या जलोढ़ मिट्टी। दूसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है आपकी काली मिट्टी। तीसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है आपकी लाल मिट्टी। चौथी जो है वो है लैटेराइट मिट्टी। पांचवी जो है दोस्तों वो है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। और छठी जो आपकी मिट्टी है वो है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। और सातवीं जो मिट्टी है वो पीटमय तथा जैव मिट्टी। और आठवीं है लवण युक्त मिट्टी। तो ये आठों जो आपका मिट्टी है ये आठों क्रम से आपको भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी, फिर है दूसरे नंबर पे काली मिट्टी, फिर है लाल मिट्टी, फिर है लेटेराइट मिट्टी। तो ये 4 कम से कम आपको क्रम से याद रखना है जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, और इन्हीं मिट्टी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सॉरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपके जलोढ़ मिट्टी। तो ये भारत में किस किस क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले इसको देख लें। तो ये देखिए आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा नॉर्थ, है ना। ये देखिए पूरा बिहार है, ये देखिए झारखंड का भी क्षेत्र है, ये बंगाल का भी क्षेत्र है, ये पूरा यूपी का क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावे देखिए यूपी के अलावे देखिए यहाँ पे आपका हरियाणा का क्षेत्र है। ठीक है, पूरा पंजाब है। ठीक है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र इलाका है, कुछ गुजरात का इलाका है। ठीक ना। तो ये आपका जो एरिया है ये आपको दिख रहा है डॉट डॉट वाला जो है ना, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, ये सब जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावे देखिए इसके अलावे जो यहाँ पे आपको दक्षिण भारत में दिखेगा जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि जैसे उड़ीसा का क्षेत्र हो गया या आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, जो तटीय इलाका है ना, तो यहाँ भी आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये है देखिए जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। अभी मैं यहाँ पे मानचित्र में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी या फिर और जितनी मिट्टी है वो किस किस राज्य में है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों, ये पूरा बिहार में देखिए जलोढ़ मिट्टी है, झारखंड में देखिए जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और यहाँ लाल पीली मिट्टी भी है आपको। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी आपको जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा। इसके अलावा देखिए पूरा यहाँ पे यूपी आपको मिलेगा, है ना। इस क्षेत्र में दूसरा मिट्टी है, इसको छोड़ करके जितना भी यूपी का क्षेत्र है यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी मिलता है। इसके अलावा देखिए हरियाणा का है। ठीक है, यहाँ तक ये हरियाणा का क्षेत्र है, ये देखिए पंजाब का क्षेत्र है, ये राजस्थान का थोड़ा क्षेत्र है, कुछ कुछ आपको गुजरात में भी देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा देखिए दक्षिण भारत अगर चलिए तो आंध्र प्रदेश, है ना, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका दूसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है आपको काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो है आपका, है ना, कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र का इलाका दिख रहे हैं। तो ये पूरा जो आपका महाराष्ट्र है ये आपका दिख रहा है पूरा काली मिट्टी से ये पूरा संपूर्ण है। तो सबसे अधिक भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, फिर एक एक मिट्टी को हम लोग यहाँ पे फैक्ट देखने वाले हैं। अभी ये मानचित्र देख लीजिए, ठीक ना। महाराष्ट्र के अलावे देखिए दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो यहाँ एमपी में है। एमपी के अलावा यहाँ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात के अलावा थोड़ा बहुत जो है आपको ये राजस्थान तक ये काली मिट्टी फैला हुआ है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा जो देखिए गुजरात का जो आपको सीमावर्ती जो राज्य है ना, वहाँ आपको काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि ये कर्नाटक आपको सटा हुआ है गुजरात महाराष्ट्र से, है ना। उसके अलावा देखिए एमपी है, एमपी के अलावा देखिए यहाँ पे गुजरात है। तो इस जो आपको इसके पड़ोसी जो राज्य हैं यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी के अलावा जो तीसरी मिट्टी है वो है आपको लाल मिट्टी। ठीक है, तो ये लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है, देखिए
ऐसे जो दिख रहा है ये इस टाइप का सिंबल, तो ये है आपको लाल मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ये देखिए आपका केरल है, केरल के अलावा देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा देखिए तमिलनाडु है। तो यहाँ आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पूरा ये तेलंगाना है ना, तो यहाँ पे आपको लाल मिट्टी है, ठीक है। यहाँ देखिए कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत लाल मिट्टी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आपको एमपी में आपको लाल मिट्टी है। तो ये जो वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है आपको लाल मिट्टी का। और देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है यहाँ भी आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी आप अगर मेंस दे रहे हैं ना, तो ये मानचित्र बना करके, भारत के मानचित्र बना करके 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, इसका जो एरिया यहाँ पे दिया गया है, ये आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा और इसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना लिख देते हैं तो 10 नंबर का मार्क्स है, तो आपको इसमें से 8 या 9 मार्क्स एकदम कन्फर्म है कि मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मानचित्र अगर आप बना देते हैं ना तो आपको 100% मार्क्स मिलता है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ भी आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था लाल मिट्टी का क्षेत्र। इसके अलावा कौन सी मिट्टी है, तो लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि ये देखिए आपको पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत आपको लैटेराइट मिट्टी से संबंधित है। इसके अलावा देखिए ये केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो यहाँ आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी है दोस्तों, तो ये देखिए आपको उड़ीसा का क्षेत्र है ना। ये उड़ीसा के अलावा देखिए झारखंड में भी थोड़ा बहुत है और ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये लैटेराइट मिट्टी का ये पूरा जो आपको कलर वाला दिख रहा है, तो ये पूरा आपको लैटेराइट मिट्टी है। इसके अलावा देखिए ये आपका यहाँ भी आपको छत्तीसगढ़ वाले राज्य में यहाँ पे देखिए आपको लैटेराइट मिट्टी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये तेलंगाना वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइएगा तो यहाँ देखिए असम में आपको लैटेराइट मिट्टी है। असम के अलावा देखिए यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है, तो यहाँ पे भी आपको लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा कौन सी मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी के बाद जो है आपका वो शुष्क है और मरुस्थलीय मिट्टी। नाम ही है इसका, शुष्क मतलब सूखा हुआ और मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये कहाँ पे भारत में मिलेगा, तो भारत में ये मिलेगा आपको राजस्थान वाला क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में ही तो थार का मरुस्थल है और यहीं तो आपको मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगा। तो ये पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ आपको मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सिंपली आपको पूछ लिया भी जाता है। जो अगला मिट्टी है दोस्तों वो है वन और पर्वतीय मिट्टी। नाम ही है इसका पर्वतीय मिट्टी। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो पर्वतों के पास देखने को मिलेगा। तो पर्वत कहाँ पे है, तो ये देखिए है पूरा पर्वत, पूरा देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, पूरा जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख का एरिया, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये पूरा यहाँ क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। इसके अलावा जो यूपी का जो ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि जो ये हिमालय से जो सटा हुआ क्षेत्र है, ये तो पूरा नेपाल है। तो नेपाल क्या है, तो पूरा नेपाल जो दोस्तों ये देश है ये तो पूरा हिमालय पे बसा हुआ है। तो ये जो आपका एरिया सटा हुआ है नेपाल से, यहाँ भी आपको पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। बिहार में भी जो आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल है, अररिया है, तो यहाँ भी आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए ये सिक्किम है, तो सिक्किम में भी पर्वतीय मिट्टी है। इसके अलावा देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ भी आपको पर्वतीय मिट्टी मिलता है, ठीक है। ये गोल गोल और रेड रेड दिख रहा है ना, तो यही है आपका पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। तो जहाँ पे पर्वत मिलेगा उस वहीं पे तो आपको मिलेगा इस प्रकार की मिट्टी, है कि नहीं। और इसके अलावा जो अगला जो आपका मिट्टी है वो है पीटमय या फिर जैव मिट्टी। तो ये देखिए आपको ब्लैक ब्लैक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, तो ये है पीटमय या फिर जैव मिट्टी। ये देखिए आपको जो ये वाला डॉट डॉट दिख रहा है, तो ये है आपका पीटमय या जैव मिट्टी, इसी को कहा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए आपको तमिलनाडु का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत केरल में भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए और कहाँ पे है, तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो ये पूरा असम का जो क्षेत्र है और ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलता है आपको कौन सी मिट्टी, तो जैव मिट्टी, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब क्षेत्रों को, पीटमय या फिर इसी को जैव मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये पंजाब वाला जो एरिया है यहाँ भी आपको जैव और पीटमय मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो गुजरात का क्षेत्र है, ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ भी देखने को मिलता है पीटमय या जैव मिट्टी। जो लास्ट मिट्टी है आपका वो है लवण युक्त मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लवण युक्त मिट्टी। तो लवण युक्त मिट्टी भारत में कहाँ पे मिलेगी, तो ये देखिए है लवण युक्त मिट्टी, ठीक है। ये जो भूरा जैसा दिख रहा है, भूरे कलर का, ये पूरा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको पाई जाती है लवण युक्त मिट्टी। इसके अलावा देखिए ये है आपका
पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, तो यहाँ भी पाई जाती है लवण युक्त मिट्टी। इसके अलावे कहाँ पे है, तो वो है देखिए अब यही दो जगह है आपको लवण युक्त मिट्टी। तो एक तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र और एक तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है, और एक हो गया आपका ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको लवण युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो रहा कुछ मानचित्र से संबंधित जो कौन कौन सी मिट्टियाँ भारत में कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़ को, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को क्या घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। तो ये आपके लिए भी आई है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। इसी प्रकार 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस आप याद रखिएगा, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। और 2015 को क्या मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, है ना, मिट्टी वर्ष। अगला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो 19 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी गुणवत्ता की जांच तथा उर्वरकों की आवश्यकता हेतु इस योजना को लागू किया था। कब लागू किया गया था, तो 19 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। इस योजना का ध्येय वाक्य क्या था, तो इसका वाक्य था यानी कि स्वस्थ धरा खेत हरा। तो ये जो स्लोगन है इसको याद रखिएगा इस योजना का, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब चलते हैं इसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो चलते हैं देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। अभी आपको बताए थे कि भारत की जो मिट्टियां हैं इसको ICAR के द्वारा यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 8 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। और ये 8 वर्ग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी 8 वर्ग को बता दिया है सभी मिट्टी को, ठीक है, और उसको मानचित्र के द्वारा भी दिखा दिया कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे है। अब इसी मिट्टी को अलग कर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है ना, तो इसे दोमट मृदा भी कहा जाता है। तो ये कई बार आपको पूछा जाता है, दोमट मृदा दे देगा तो आप पढ़े हैं, जलोढ़ मिट्टी तो आपको समझ में नहीं आएगा, दोनों एक ही मिट्टी है, जलोढ़ या फिर दोमट, ठीक है। जलोढ़ मृदा देश के 40% भागों में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये पूछा जाता है आपको कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी है, तो 40%। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर। यह जो मिट्टी है पंजाब से लेकर के असम के विशाल मैदानी भाग में फैला हुआ है, पूरा पंजाब से लेकर के असम तक। ये है आपको देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पंजाब। एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक मानचित्र बना देते हैं भारत का ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये है देखिए आपका पंजाब, ठीक है। ये पंजाब से लेकर के क्या कह रहा है, पंजाब से लेकर के असम तक। तो ये पंजाब से लेकर के असम तक यानी कि पूरा उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है ना, बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, असम हो गया, झारखंड हो गया, है ना। तो ये जो पूरा क्षेत्र, ये विशाल मैदान आपको फैला हुआ है भारत के 40% 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और इसके साथ साथ ये नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में भी फैला हुआ है। तभी बताए थे जो ये महानदी है ना, कावेरी, नर्मदा और ये ताप्ती नदी है। इसके अलावा देखिए ये बहती है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो इसके जो यहाँ पे जो आपको मैदानी वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जब नदियाँ बहती हैं तो ये पर्वतों से बहते हुए क्या करती है, अपने वहाँ पे काटते छाटते चलती है और यहाँ पे ला करके मिट्टी को जमा कर देती है, और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है। तो इसी मिट्टी को तो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है ना। आगे देखिए इसमें बताया गया है कि इस मिट्टी में पोटास और फास्फोरिक अम्ल और चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। तो आपको ये पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता है, तो पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैव पदार्थों की। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखिए एक आप कॉमन चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस की और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। सभी मिट्टी में लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है कि किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की। सामान्यतः इसमें 40% बालू, 40% मृतिका और 20% गाद कण पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताया गया है
देखिए कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, ये कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो दो भागों में, यानी कि दो प्रकार का होता है जलोढ़ मिट्टी। कौन कौन? तो एक खादर होता है जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और एक बांगर होता है जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये नवीन है मतलब कि नया है, मतलब कि ये नदी के बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, मतलब कि जहाँ प्रत्येक वर्ष नदी के द्वारा जो बाढ़ आएगा, यहाँ पे आपको पाया जाएगा कौन से जलोढ़ मिट्टी, है ना, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी। और हर वर्ष यहाँ मिट्टी की नई परत छा जाती है, और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, और यह सदैव उपजाऊ बनी रहती है। जल धारण क्षमता का मतलब हुआ कि यहाँ प्रत्येक वर्ष ये नदी का पानी अगर पहुँचेगा, तो वहाँ का जो जो भूमि है वो क्या रहेगा, पानी से परिपूर्ण रहेगा, है ना, उसका जल स्तर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, तो इस वजह से ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। ठीक है। दूसरा जो आपका है जलोढ़ मिट्टी का प्रकार, वो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसी को कहते हैं बांगर मिट्टी। तो यह जो मिट्टी है, ये बाढ़ के मैदानों से कुछ दूर पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखा जाता है। वैसे ये नदी जैसे बह रही है, तो ये यहाँ पे कुछ ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और नदी यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पे तो पानी नहीं पहुँच पाया, तो इस वजह से ये जो होता है ना, जब बहुत तेज़ पानी आता है तब यहाँ पे पहुँच पाता है, लेकिन जब कम पानी आता है बाढ़, तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है ऊँचे वाले क्षेत्र में। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है, इसको कहा जाता है बांगर या फिर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और इसमें चूनादार कंकड़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है ना पानी, तो इस वजह से यहाँ पे चूनेदार कंकड़ पाए जाते हैं। दूसरी जो आपको महत्वपूर्ण मिट्टी बताया गया था, वो था काली मिट्टी। काली मिट्टी जो का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये देखिए है काली मिट्टी का क्षेत्र, ये है पूरा महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र का इलाका है। इसके अलावा देखिए कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ भी आपको पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ये देखिए गुजरात वाला एरिया है, तो यहाँ भी आपको पाया जाता है, आपको क्या, काली मिट्टी। तो महत्वपूर्ण जो है वो है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र। देखिए काली मिट्टी को ही रेगुर या फिर कपास की मिट्टी, या फिर ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, या फिर ट्रॉपिकल चेरनोजम, तो इसको चार नामों से जाना जाता है। ये चार नाम आपको याद होना चाहिए। रेगुर मिट्टी, या फिर कपास की मिट्टी इसी को कहते हैं, क्योंकि कपास का उत्पादन इसमें सबसे अधिक होता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और इसके अलावा कहा जाता है ट्रॉपिकल चेरनोजेम मिट्टी, और ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो देखिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जब ये काली मिट्टी सूखती है ना, तो इसमें बहुत मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं, मतलब आपका पैर इसमें चला जाएगा, इतना मतलब मोटे मोटे दरार होते हैं, मतलब बड़े बड़े दरार होते हैं। ठीक है। तो मतलब इतना दरार पड़ जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है इसको स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है। ठीक ना। इस मिट्टी का जो निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट लावा से होता है, मतलब कि जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी जब निकलता है, तो उससे लावा निकलता है कि नहीं। तो ये जो लावा है, ये जब पृथ्वी पे आती है और जम जाती है, और इसके टूटने फूटने से, मतलब ये चट्टान के टूटने फूटने से, और अपर्दन और यहाँ पे लिखा है ना, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया की वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेसाल्ट लावा से होता है ना। तो ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इसके अलावे जो है, ये मिट्टियाँ जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तभी आपको बताए थे। ये जो मिट्टी है महाराष्ट्र महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये है पूरा महाराष्ट्र। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मतलब कि महाराष्ट्र जो सटा हुआ एरिया है ना, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें लोहा, चूना पत्थर, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तो ये पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा हो गया, चूना हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो भी बताए थे कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टी में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आगे है कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। तीव्र जल धारण क्षमता मतलब कि ये बहुत जल्दी जल को क्या करती है, धारण करती है, मतलब ग्रहण करती है। और ये जो मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, ये जल्दी सूखती नहीं है, और ये चिपचिपी प्रकार की होती है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त दानेदार जैसी हो जाती है। तभी बताया कि ये चिपचिपी होती है, और सूखने पर क्या हो जाता है, दाना दाना जैसा हो जाता है, और बहुत दरार पड़ जाता है, मतलब अभी बोले ना बहुत बड़े बड़े दरार हो जाते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी। ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका मिट्टी है दोस्तों, वो है लाल मिट्टी। ठीक, कौन मिट्टी है, लाल मिट्टी। और ये मिट्टियाँ जो है भारत में लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये देखिए है भारत का दक्षिणी भारत, तो ये देखिए है तमिलनाडु का
ये तमिलनाडु का एरिया है, ठीक है। तमिलनाडु के अलावा ये कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक ये देखिए, सॉरी ये केरल है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। और देखिए दक्षिणी जो ये महाराष्ट्र है, दक्षिणी महाराष्ट्र का यहाँ पे क्षेत्र है ना। तो ये देखिए इसका विस्तार आपको बताया गया है कि ये पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। तो ये है देखिए छत्तीसगढ़, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, ये है ये छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो मुख्य रूप से ये दक्षिणी भारत में देखने को मिलता है आपको लाल और पीली मिट्टी, ठीक है ना। कभी कभी इसको पीली मिट्टी भी, लाल मिट्टी भी इसको लिखा आपको मिलेगा, ठीक है। इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये पूछा जाता है किसकी वजह से ये लाल होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। आगे जो आपका दिया गया है पॉइंट वो चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगला जो मिट्टी है दोस्तों वो है आपका लैटेराइट मिट्टी, ठीक ना। लैटेराइट मिट्टी जो है ये आपको साधारणतः लाल रंग की ही होती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। कैसी होती है, लाल रंग की ही होती है और इसमें लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है, इस वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल कलर का होता है। ये मिट्टियाँ जो है लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन की कमी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की प्रत्येक मिट्टी में, सभी मिट्टी में लगभग नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें लोहा और एल्युमिनियम समृद्ध होता है लैटेराइट मिट्टी में, इस वजह से इसकी रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के वजह से। इस मृदा का जो विकास होता है वो कैसे होता है, तो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के और तीव्र विक्षालन के वजह से होता है। देखिए अभी आपको बताते हैं कि भारत में, दक्षिणी भारत में ये जो आपका केरल वाला जो एरिया है ये केरल है और यहीं आपको ज़्यादा करके लैटेराइट मिट्टी मिलता है। तो ये केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत वर्षा होता है और बहुत वर्षा, ये क्या है, पर्वतीय इलाका है। तो बहुत वर्षा होने की वजह से ये क्या होता है, इसका जो तीव्र विक्षालन हो जाता है, मतलब कि ये जितने भी इसमें लौह तत्व या फिर जो भी मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वर्षा होने से, अधिक वर्षा होने से ये धूल करके क्या हो जाता है, सारा समुद्र में चला जाता है। तो इसमें जो होता है ना, बहुत कम प्रकार की, बहुत कम इसमें खनिज संसाधन पाया जाता है, मतलब कि ये लैटेराइट मिट्टी उतनी उपजाऊ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ना। भारी वर्षा होने की वजह से क्या होता है, तीव्र विक्षालन क्रिया के फलस्वरूप इसकी उर्वरता जो होती है वो कम हो जाती है ना। किसकी, तो लैटेराइट मिट्टी की। यह मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, तो केरल और पूर्वी तमिलनाडु। वही बताए कि ये देखिए केरल वाला इलाका है और ये पूर्वी तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ आपको पाई जाती है। इसके अलावा देखिए मेघालय है और पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र होती है ना, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरा केरल वाला का। इसके अलावा जो ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसका जो क्षेत्रफल है 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लैटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए मतलब ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारत में देखिए काजू का उत्पादन भी दक्षिण भारत में होता है ना। तो ये काजू के उत्पादन के लिए जाना जाता है आपको कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट जो आपका मिट्टी है वो है शुष्क मृदा। तो शुष्क मृदा जो होता है इसका रंग कैसा होता है, लाल और किशमिश, मतलब किशमिश आप खाएं ना, तो उस मतलब हल्का रेड कलर का होता है, तो उसी टाइप का होता है शुष्क मृदा का कलर। यह रचना में बलुई तथा प्रकृति में लवणीय होती है, ठीक है। रचना में कैसी होती है, तो बालू टाइप का होता है और प्रकृति में होता है ये लवणीय मिट्टी। आगे बताया गया है कि शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तीव्र वाष्पीकरण के कारण इनमें नमी और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तभी बताए थे कि ह्यूमस और नाइट्रोजन ये दो चीज़ों की कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टी में। तो याद रखिएगा, सिंचाई सुविधा के कारण इसमें फसल उपजाया जा सकता है, क्योंकि इस मिट्टी की निचली परत में कंकड़ों की संस्तर पाई जाती है जो पानी के रिसाव को कम करता है। ये मृदाएँ जो है शुष्क प्रदेशों में पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में ये पाई जाती है। तो देखिए ये मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये देखिए राजस्थान वाला इलाका है, यानी कि थार मरुस्थल का क्षेत्र है, यहीं पे ये मिट्टी देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सी मिट्टी, शुष्क मिट्टी। अगला जो आपका मिट्टी है दोस्तों वो है वन, नाम ही है वन मिट्टी। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो वन यानी कि जंगलों में। तो ये जो मिट्टियाँ हैं ये 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी को वन मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी इसी को कहते हैं, है ना। तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में देखने मिलता है। मैं मान लिया जाए ये हिमालय पर्वत है, तो हिमालय में कहाँ पे मिलेगा, तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये मिलता है हिमालय पे, ठीक है। और इसमें इसी को कहते हैं शंकुधारी वन, है ना। 3000 मीटर ऊंचाई पे जो मिलता है वन, पर्वतीय जो वन होते हैं, जो मिट्टी होते हैं, तो यहाँ पे शंकुधारी वन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके
इसके कुछ जमाव जो है वो सह्याद्री वाले क्षेत्र में, पूर्वी घाट और तराई क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। अब देखिए सह्याद्री, सह्याद्री के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ये जो आपको पश्चिमी घाट पर्वत है, इसी को एक अन्य नाम क्या है, इसी का एक अन्य नाम है सह्याद्री। और ये है पश्चिमी घाट, इसी को सह्याद्री कहते हैं, ये है पूर्वी घाट। तो यहाँ भी जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको वन मृदाएं या फिर पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो है पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है और ह्यूमस की अधिकता। देखिए ये जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस की अधिकता, अभी हम लोग देखते आ रहे थे कि ह्यूमस की कमी थी, लेकिन जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सी आपको फसल का उत्पादन होता है, तो चाय का, कहवा का, मसाले का, गेहूं का, चावल का, मक्का का। ठीक है, जैसे कि जो दक्षिण हमारा भारत है, जैसे कि केरल है, तो केरल में क्या होता है, चाय होता है कि नहीं, कहवा होता है, मसाला होता है कि नहीं, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। गेहूँ भी उत्पादन थोड़ा बहुत इसमें होता है ना, बहुत कम मात्रा में होता है। चावल, मक्का, ये सभी थोड़ा बहुत उत्पादन इसमें होता है। अगला जो आपका मिट्टी है वो है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा जो भारत में पाई जाती है दोस्तों, इसी को ऊसर मृदाएं भी कहे जाती है। क्या कहा जाता है इसको, ऊसर मृदा, नाम याद रखिएगा। और इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। और ये कैसी होती है, अनुर्वर होती है, मतलब कि इसमें उपजाऊ क्षमता बहुत कम होता है। नाम ही इसको लवणीय, लवण युक्त होता है ना, इस वजह से इसमें बहुत बहुत कम मात्रा में इसमें उत्पादन किया जाता है इस मिट्टी में, तो इसलिए अनुर्वर होती है। शुष्क जलवायु व खराब अपवाह प्रणाली के कारण इसमें लवणों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इस वजह से ये मिट्टी जो होती है उपजाऊ नहीं होती है। ये मृदाएं जो है शुष्क, अर्ध शुष्क, जलाक्रांत क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिमी गुजरात वाला क्षेत्र है हमारा, ये जो पश्चिमी गुजरात वाला क्षेत्र है और पूर्वी तट के डेल्टा वाला जो क्षेत्र है ना, जो ये सुंदरवन का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादा करके पाई जाती है। ठीक ना, तो ये क्षेत्र जो है कम उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, लवणीय युक्त होता है, मतलब कि यह नमक की मात्रा होता है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा करके फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। केशिका क्रिया के कारण इस क्षेत्रों में नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण धरातल पर सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब नमक जैसा ये जम जाता है इस मिट्टी में, है ना, तो इसी को कहा जाता है आपको। अगला है कि पीटमय या फिर जैव मृदा। लास्ट मिट्टी है ये हमारा पीटमय या फिर जैव मृदा। तो ये भारत, अभी आपको बताए थे कि यह जो मिट्टी है ये उच्च आर्द्रता वाले उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ अधिक वनस्पतियाँ होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ पे पीटमय या फिर जैव, नाम ही है जैव, मतलब कि जहाँ पे जीवों की अधिकता होगी, तो जहाँ जंगल होंगे, बहुत पेड़ पौधे होंगे, घने जंगल होंगे, तो वहाँ जीवों की अधिकता पाई जाती है, तो वहीं पे ये मिट्टी देखने को मिलता है। इस कारण इन क्षेत्रों में जैव पदार्थ या ह्यूमस की भारी मात्रा पाई जाती है। देखिए यहाँ भी ह्यूमस ज़्यादा क्यों रहेगा, अब देखिए यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा यहाँ पेड़ पौधे होने की वजह से यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है बहुत कम पहुँच पाता है, और पेड़ पौधे अधिक होने की वजह से तो पेड़ पौधे के पत्ते गिरेंगे, पेड़ पौधे वहीं मरेंगे, जन्मेंगे, तो यहाँ पे जो है ना ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से ये मृदाएं सामान्यतः भारी और गहरे रंग की होती है। तो कलर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको, है ना। और ये धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किस खेती के लिए, तो धान की खेती के लिए ये अधिक अच्छा माना जाता है। और यह मृदा मुख्य रूप से कोट्टायम जनपद यानी कि केरल वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये है देखिए आपका केरल वाला क्षेत्र, थोड़ा सा अच्छा से बना दूं मैं फिगर, है ना। तो ये देखिए केरल वाला क्षेत्र में, केरल के अलावा बिहार के जो उत्तरी भाग है ना, ये बिहार है, तो बिहार का जो उत्तरी भाग है जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ, और बंगाल के जो तटीय इलाका है, ये बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। उड़ीसा, ये देखिए उड़ीसा है, और ये देखिए तमिलनाडु है, तो उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय वाले भाग में ये मिट्टी देखने को मिलता है, यानी कि जैव मृदा या फिर इसी को कहते हैं पीटमय मिट्टी। तो ये देखिए मिट्टी से संबंधित ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और मिट्टी अगर इतना अगर आप कर लेते हैं तो मिट्टी से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल का या फिर आप सेंट्रल लेवल का, है ना, तो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, यूपीएससी, बीपीएससी और भी पीसीएस का, यूपी पीसीएस या फिर बिहार एसएससी, कोई भी एग्जाम आप देते हैं ना, उसमें आपको यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा बनता है। और देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। उस चैप्टर का नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। और ये भी चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वनस्पति है ना, पेड़ पौधे हैं,
है ना, वो कौन कौन से अलग अलग जो जैसे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क है, इसके बारे में कल अच्छे से बताएंगे कि इसका कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। जैसे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार या झाड़ियाँ, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ज्वारीय वन। तो इसका जो कौन कौन से राज्य में ये फैला हुआ है, इसका क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, कितने वर्षा होती है ना, कौन कौन से यहाँ पे फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो ये सारा हम लोग वनस्पति से कल देखेंगे। आज आपका मिट्टी समाप्त हो गया। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों को इससे जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लाइव क्लास डेली चलता है 1 बजे से ज्योग्राफी का, लेकिन दोस्तों आज ज्योग्राफी का लाइव नहीं, टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। आप सभी को वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जा रहा है। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। और आपको रात में 9 बजे से आप लोग को बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार एसआई दरोगा का आप लोग का टेस्ट चल रहा है डेली 9 बजे से। तो आप लोग आकर के टेस्ट जरूर दीजिएगा। बिहार दरोगा का 22 टेस्ट आप लोग को हो चुका है, ठीक है। तो 22 टेस्ट हो, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस का आपको मिल जाएगा फाइल, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, 2200 टेस्ट को दे सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको फेसबुक पेज है हमारा ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, तो उसको ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं फिर रात में 9 बजे से बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।